सर्वेभ्यो नमांसि। पठतु संस्कृतम जयतु भारतम। इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो टीम हर दिन दिन रात कार्यरत है, मैं उसी संस्कृत कल्प परिवार का एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम सुमंत और आज के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हम पढ़े होंगे, मगर इसका क्या पीछे क्या राज है, कैसे हम इसको हमारा नॉर्मल भाषा में यूजेबल करें, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। वस्तुतः हम सभी ने देखे कि अगर मैं इंग्लिश के बात करूं तो देख सकेंगे कि एक बिंदु, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो बिंदु है। दो बिंदुओं की शक्ति हम जानेंगे। अगर हम इंग्लिश के बात करें तो हम इंग्लिश में देखेंगे कि एक बिंदु देने से एक सेंटेंस के बाद अगर हम एक बिंदु डालते हैं तो वो सेंटेंस को कंक्लूड कर देता है, वहीं वो सेंटेंस खत्म हो जाता है, यानी वो फुल स्टॉप कहा जाता है उसको। तभी वो सेंटेंस खत्म हो जाता है, यही सूचित होता है। वैसे ही इंग्लिश में भी दो डॉट का प्रयोग होता है जिसको कोलोन कहा जाता है। उससे भी हमें क्या पता चलता है, ये आगे वाला हिस्सा जो सेंटेंस का है वो कंक्लूडेड है। हम आगे कुछ एक्सप्लेनेशन का प्रत्याशा करते हैं और ऐसा कुछ। मगर हमारा संस्कृत में भी वैसा ही कोलोन के तरीके से ही तरह की ही एक हमारा दो बिंदु है। जो दो बिंदु भी क्या है, हमारा संस्कृत में बहुत ही महत्व रखता है। यानी ये दो बिंदु को हमें संस्कृत में समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम संस्कृत के बहुत ही एक छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, ये है वो चिन्ह जो दो बिंदु की तरह ही देखने में लगता है और इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग के बारे में हम सभी पढ़े हैं, मगर विसर्ग का जो छोटा छोटा बात है वो बहुत सही से हमें शायद ही पता होगा। तो हम आज इसका चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा सत्र है उसका हेडिंग यही है, विसर्ग का जादू, दो बिंदुओं की शक्ति। ओके। जो विसर्ग है, हम अक्सर इन दो बिंदुओं को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे हुई जो ध्वनि है, नियम है और अर्थ की शक्ति को हम पूरी तरह नहीं समझते। तो संस्कृत में विसर्ग केवल विराम चिन्ह नहीं, एक जीवंत ध्वनि है। देखिए, यह अक्सर स या ड का स्थान लेता है। तो पहला जो हमारा जो बताया गया, संस्कृत में विसर्ग केवल विराम चिन्ह नहीं। जैसे हम इंग्लिश में देखें कि दो डॉट जो है, वह दो डॉट से ही एक विराम यानी अवसान घोषित होता है एक सेंटेंस का। मगर संस्कृत में इधर कोई विराम का सूचना नहीं होता है, ये एक जीवंत ध्वनि है। यह ध्वनि कैसा है, यह अक्सर स या र का स्थान लेता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो शब्द है उसके अंत में अगर स या र हो तो कुछ नियम ऐसे हैं, तो वहीं वहां से वो विसर्ग में रूपांतरित हो जाता है। जैसे हम रेफरेंस के तौर पे सजु शरुहु खरवशानयोर विसर्जनीय, ये सब पाणिनीय सूत्र को हम देख सकते हैं। तो ये जो विसर्ग है, ये यह श्वास का नियंत्रित विसर्जन है। यानी हम जो श्वास लेते हैं, अगर आप देखेंगे पतंजलि का जो योग दर्शन है, वो योग दर्शन में भी हमें पता होगा कि नियमित तरीके से, नियंत्रित तरीके से श्वास लेने का बहुत सारा बातें बोला गया है ना। तो कहीं पे ऐसा बोला गया है कि जोर से सांस लेने का, कहीं पे बताया गया है कि हल्के से सांस लेने का। तो ये जो श्वास का जो नियंत्रित विसर्जन है, जो हम निश्वास छोड़ते हैं, वही मतलब वहां जो आवाज आता है निकल के, एक थोड़ा सा हॉ का गूंज उधर उठता है, वही है हमारा विसर्ग का सही प्रोनाउंसिएशन। ओके। तो विसर्ग की जो हमारा विसर्ग है, उसका एक खास विशेषता है, वो ह की
तरीके से सुनाई देता है, मगर यह हॉ नहीं बल्कि एक गूंज है, यानी एक इको है। किसका इको है वो हम आगे जानेंगे। देखिए जो विसर्ग अपने से ठीक पहले आने वाले स्वर का रंग ले लेता है। तो हमारा जो विसर्ग है वो क्या करता है, उसके पहले आने वाले जो स्वर रहता है, स्वर का मतलब स्वर वर्ण रहता है, उसका मतलब उसको अपना लेता है। कैसे, देखिए जैसे विसर्ग, ये जो शब्द है इसमें जो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन रहता है उसको ह के तरीके से उच्चारित किया जाता है। सही, तो आप बोलेंगे तो यही ह के तरीके से ही बोला गया विसर्ग है ना, तो ह ही है। क्यों गूंज है, किसका इको है, सिंपली ह बोलने से ही हो जाता। मगर देखिए जब अब उदाहरण से समझिए, जैसे इधर राम, इधर भी ओ से ही है तो ह हुआ। क्यों, विसर्ग के पहले भी यहाँ पे एक ओ है, उसके बाद ये विसर्ग चिन्ह आ रहा है, उसका उच्चारण ह के तरीके से होता है, और वो क्या है, आगे वाला जो ओ है उसको अपना के वो ह ही रह जाता है। वैसा ही ओ के मतलब राम जो है वो भी ओ से ही है ना, तो वो भी राम ओ ही ऐड होता है ह के साथ। मगर जब हम बात करेंगे हरि ही ई से, तो इधर क्या है, विसर्ग की जो पहले वाला स्वर वर्ण है वो ई है ना, तो विसर्ग का जो ह उच्चारण है उसके साथ ई वर्ण जुड़ जाता है। तो ई वर्ण जुड़ के हो जाता है यहाँ देखिए हरि ही, है ना। तो अगर गूंज होता तो यहाँ पे होना चाहिए था हरि ह, है ना। तो हरि ह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ विसर्ग का उच्चारण हो नहीं, वो पहले वाला जो स्वर है उसको अपना के जो मतलब उसके साथ वो जुड़ जाता है, हो जुड़ के जो आवाज आता है वही होता है विसर्ग का अपना उच्चारण। जैसे इधर ऊ देखिए, ऊ गुरु हु, इधर भी विसर्ग के पहले ऊ साउंड है, तो विसर्ग का जो ह वाला उच्चारण है उसके साथ ऊ जुड़ जाता है और उच्चारण होता है गुरु हु। ओके, तो क्यों, तो गुरु ह, हरि ह, ऐसा भी हो सकता था। सिर्फ ऊ ई ये नहीं, अगर आप ओ के बारे में बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे ए के बारे में, जैसे मुने है, ओके, तो इधर देखिए विसर्ग के पहले ए है तो ह के साथ ए युक्त हो गया, और उसके साथ साथ उसका उसका उच्चारण हो गया मुने है। और जैसे रामयोहो, ठीक है, यहाँ भी विसर्ग के पहले ओ है और उसको क्या बोला जाता है, रामयोहो, इधर भी विसर्ग के साथ वो जो उसके आगे वाला जो ओ है वो जुड़ के हमारा उच्चारण हो गया विसर्ग का, और वो रामयोहो ऐसा हुआ, रामयोहा ऐसा नहीं। मतलब सिर्फ हो नहीं, उसके आगे वाला स्वर को अपना के जो हो आता है वही होता है विसर्ग का सही उच्चारण करने की तरीका। तो क्या हुआ, रामः इधर ह हुआ क्योंकि पहले अ है, हरि ही इधर ही ऐसा हुआ अंत में विसर्ग का उच्चारण, क्योंकि विसर्ग के बगल में यानी आगे ई स्वर वर्ण है, उसको वो अपना के हरि ही ऐसा उच्चारित हुआ। गुरु हु इधर हु ऐसा युक्त हुआ क्योंकि विसर्ग के पहले जो स्वर वर्ण है वो क्या है, उ है। ओके, तो ऐसे होता है। मुने है इधर ये युक्त हुआ हो के साथ हे ऐसा उच्चारित हुआ। जैसे रामयो हो, इधर हो ऐसा हुआ, है ना। तो ये हो गया हमारा विसर्ग का उच्चारण का तरीका। आगे देखिए, इसे बोलते समय ऐसा महसूस करिए जैसे आप गहरी सांस छोड़ रहे हैं। तो जैसे अब देखिए राम ह, ये देखिए हम सांस छोड़ रहे हैं, है ना। अंत का जो सांस हमारा निकल के आ रहा है जोर से, गहरी जो सांस निकल के आ रहा है वही हो गया हमारा विसर्ग का उच्चारण का तरीका। और क्या है, उसके आगे वाला स्वर को उसके साथ जोड़ना है, बस यही। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हम जैसे मैं बोल रहा था कि योग दर्शन के बारे में, वहां भी श्वास के जो बात है, और एक बात जो है हमारा ह वो उष्म वर्ण में आता है, वहां पे भी श्वास का एक फंक्शन है, वो हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो हमें उसके तरीके से श्वास को, गहरी सांस छोड़ने का महसूस हमें करना है, और उसके साथ आगे वाला जो हमारा स्वर वर्ण है उसको जोड़ लेना है। ओके,
आगे देखिए, दो बिंदु नया अर्थ। तो ये जो दो बिंदु है यानी विसर्ग है, वो न्यू मीनिंग भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? देखिए, विसर्ग किसी शब्द को एक पद बनाने में सक्षम है। जो विसर्ग है हमारा, वो किसी एक शब्द को पद में रूपांतरित करता है। अब प्रश्न आ सकता है, पद का क्या प्रयोजन है? तो हमारा शास्त्र में बोला जाता है, ना पदम शास्त्र प्रयुंजितः, यानी अगर कोई पद ना हो तो वो शास्त्र में प्रयुक्त नहीं होता है। यानी अगर कोई अपद हो, सिर्फ शब्द हो, पद का मतलब है जो प्रत्यय सु आदि, सॉरी, हमारा तिप्तस आदि और सु जस इत्यादि प्रत्यय से सिद्ध न होके जो रूप बनता है उसको पद बोला जाता है। तो विसर्ग किसी शब्द को, सिर्फ एक विसर्ग किसी एक शब्द को पद बनाने में सक्षम है, और जब पद होगा तभी वो वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है। सिर्फ शब्द कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकता है। जैसे राम, ये केवल एक नाम है, ये मूल शब्द है, ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। हालांकि हमारा राम शब्द का संबोधन में सिर्फ राम ही होता है, कोई और कुछ नहीं होता है, तो संबोधन के तरीके से ये हो सकता है, मगर हमारा जो है कर्ता के तरीके से और कर्ता के लिए ये प्रयुक्त नहीं होगा। यानी ये वाक्य न प्रयुज्यते, अगर हम इसको मूल शब्द समझे, संबोधन नहीं, तो ये वाक्य न प्रयुज्यते यानी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। मगर जब हम राम के बाद विसर्ग को ऐड कर देते हैं, वो राम बन गया, ये पद बन गया, ये कर्ता हो गया, और इसका अर्थ राम ने, ऐसा बन गया। ये सिर्फ राम एक नाम हुआ, एक नाम पद हुआ, एक मूल शब्द हुआ, मगर इस ये क्या हुआ, एक कर्ता बन गया जिसका अर्थ राम ने, ऐसा हो गया, है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं, राम पुस्तकं लिखति, यानी राम ने पुस्तक लिखा। तो ये जो है, और राम ने पुस्तक लिखता है ना। तो ये जो है, ये हमें वाक्य में प्रयुक्त करने की क्षमता देता है। कौन देता है? हमारा ये दो बिंदु, जिसका नाम है विसर्ग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कभी गायब कभी बदलता रूप। हमारा जो ये विसर्ग है, इसका एक मतलब फीचर है कि कभी कभी ये गायब हो जाता है, कभी कभी ये अपना रूप को बदल लेता है। हम इसको वो क्या बोला जाता है, गिरगिट, गिरगिट के तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसे वो रंग बदल लेता है, हमारा विसर्ग भी कभी कभी अपना जो है रंग को बदल लेता है, और कभी कभी गायब भी हो जाता है। जैसे देखिए, विसर्ग बहुत लचीला है, यानी विसर्ग जो ध्वनि है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यह जब दूसरे अक्षरों से मिलता है, यानी कुछ अक्षर है जो हमारा संधि के विसर्ग संधि के वजह से ही होता है, तो वो सब स्पेसिफिक अक्षर से जब मिलता है तो अपना रूप बदल लेता है। तो क्या होता है? तो अपना रूप को वो चेंज कर लेता है ना। तो जैसे इधर देखिए, नमस्ते, नमस्ते, इधर क्या हुआ, तो के साथ उसका मुलाकात हुआ, उसके पास कौन है, तो है ना। तो नमस्ते में ये नमस्ते हो गया, विसर्ग अपना रूप बदल के स में बदल गया। यानी जब वो तो के साथ एनकाउंटर हुआ उसका, तब वो अपना रूप बदल लिया। जैसे इधर हरि ही श्वेते, इधर देखिए श के साथ मुलाकात हुआ, यानी ये सौ में बदल गया। शिवः वन्द्यः, इधर देखिए ये जो विसर्ग है वो शिवो वन्द्यः, यानी विसर्ग किसमें बदल गया, ओ में। और जो है सह इति, स इति, इधर क्या हो गया, विसर्ग ड्रॉप हो गया, यानी विसर्ग गायब हो गया। तो कभी वो क्या करता है, हम अपना रूप बदल लेता है, और कभी वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कभी कभी उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वैनिश हो जाता है। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है, और ये जो होता है ये सब विसर्ग संधि के बड़े वजह में ही होता है। उसका वजह क्या है, विसर्ग संधि है, और संधि का रूल में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी तक हमारा जो आज का सेशन है वो वहाँ हम आज सीखे कि हमारा विसर्ग क्या है, विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है, विसर्ग किसका रूपांतरित रूप होता है, और यह क्या होता है, श्वास का नियंत्रित विसर्जन होता है। यानी ये हमारा जो श्वास होता है उसका
विसर्जन, इसके लिए विसर्ग का विसर्जन यह भी बोला जाता है। ओके। और जो है हमारा जो विसर्ग है उसका और भी कोई कई फीचर है, जैसे अपने ठीक आने वाले स्वर का रंग ले लेता है, यानी वो उसके साथ उच्चारित होता है, जैसे हम चर्चा करें। और क्या है, ये जो दो बिंदु है ये अर्थपूर्ण पद बनाने में भी सक्षम है। जैसे हमारा राम शब्द है ना, उसके साथ विसर्ग जोड़ जाने से ही इसको कर्ता बना दिया। सिर्फ एक मूल शब्द से, एक विसर्ग से ही ये कर्ता हो गया और वाक्य में प्रयुक्त होने का भी ये मतलब इसको लाइसेंस मिल गया है ना। और जो है उसके बाद हमारा कभी गायब कभी बदलता रूप, मतलब ये कभी कभी अपना रूप बदल लेता है और कभी कभी क्या होता है, गायब भी हो जाता है। ये इतना ही फ्लेक्सिबल है और ये विसर्ग संधि के वजह से ही होता है।